गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम कोल इंडिया लिमिटेड का 2025 का जो रिक्रूटमेंट निकला है मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, उसका पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। सिलेबस में क्या क्या कवर करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम डिटेल्स एक एक चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हम मैथ एंड रीजनिंग का डिस्कस करेंगे। जैसे कि इससे पहले आपको श्रद्धा मैम ने डिटेल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कैसे भरना है, क्या करना है, डिटेल्स आपको फॉर्म के बारे में, पोस्ट के बारे में सब बता दी है। तो हम पेपर वन का सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे। आपको तो पता है हमारा अंकिता मैम इंग्लिश पढ़ाएंगे, श्रद्धा मैम पेपर टू पढ़ाएंगे और मैं आपको मैथ एंड रीजनिंग पढ़ाऊंगी। और जीके जो है वो आपको बुक से पढ़ना है। ठीक है। जीके जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस है। यहाँ पे क्या है, जनरल नॉलेज पे आपको ट्रेडिशनल जीके पढ़ना है एंड कुछ करंट अफेयर्स पे आपको पढ़ना है। ठीक है। इसके लिए आप आर्यंत का बुक को रेफर कर सकते हैं या फिर लूसेंट का एक बुक आता है, आर्यंत या फिर लूसेंट का बुक को अभी रिसेंट का आप ले लीजिएगा। 2025 का एडिशन आता है जिसमें आपका लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर कवर होता है। ठीक है। इसमें रिसेंट का नहीं पूछता बट पास्ट 6 मंथ का जो कि करंट अफेयर्स है उससे कुछ आता है जो कि रिलेटेड है आपके टॉपिक के साथ। मतलब जैसे आप कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए दे रहे हो, सोशल वर्क के लिए, तो उसी रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर्स है, कम्युनिटी के रिलेटेड, एनवायरमेंट के रिलेटेड या फिर कल्चर के रिलेटेड जितना भी है, उसी रिलेटेड आपको करंट अफेयर्स आ सकता है। बेसिकली ऐसा ही आता है। आपका मेन टॉपिक के पेपर के साथ रिलेटेड करंट अफेयर्स आएगा। एंड जनरल नॉलेज जैसे कि साइंस के बारे में, साइंटिस्ट रिसर्च किसने, न्यूटन ने क्या किया था, ऐसे कुछ टॉपिक जो जो मेन मेन होता है। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में क्या होता है, स्पोर्ट्स का जैसे कि स्पोर्ट्स, कौन से स्पोर्ट्स में कौन सी ट्रॉफी दिया जाता है, स्पोर्ट्स पर्सन, कौन से स्पोर्ट्स में कौन से स्पोर्ट्स पर्सन है। तो रिसेंटली जो भी स्पोर्ट्स में हाईलाइटेड है, किसी स्पोर्ट्स में अगर अवार्ड दिया हुआ है या फिर किसी स्पोर्ट्स में विनर हुआ है, तो बेसिकली इसी चीज को आपको फोकस करना है। नहीं तो जनरल नॉलेज तो बहुत 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 बड़ा है, सारा चीज तो हमें याद नहीं रहेगा। पर कुछ ऐसा टॉपिक होता है, कीवर्ड्स होता है, उसी को हम अगर आप पकड़ोगे तो आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है। तो स्पोर्ट्स में बेसिकली आपको रिलेटेड जितना स्पोर्ट्स है उसी का रिलेटेड आपको ट्रॉफी और स्पोर्ट्स पर्सन का याद रखना है। और स्पेशली रिसेंटली जिस स्पोर्ट्स पे कुछ इवेंट या फिर अवार्ड्स या फिर विनर कुछ हुआ है, स्पेशली उनको थोड़ा स्ट्रेस देना है। इंडिया का कल्चर, कल्चर डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में कैसा, कौन सी कल्चर में कौन सा लैंग्वेज होता है, कौन सी कल्चर में कौन सा ट्रेडिशन होता है, ये सारा चीजें। इंडियन हिस्ट्री के बारे में, नेशनल मूवमेंट में क्या हुआ था, जियोग्राफी में कौन सी मतलब लोकेशन के बारे में पूछ सकता है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट ऐसे। और फर्स्टेस्ट कौन सा चीज पहले हुआ था, सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा क्या है, ऐसे जियोग्राफिकल लोकेशन वाइज भी कौन सी चीजें कहाँ पर है ये पूछता है। नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स के बारे में पूछ सकता है। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जैसे कि नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में बेसिकली आपका सब्जेक्ट के साथ जो रिलेटेड होता है उसी को आपको फोकस करना है। और ये स्पेशल आपका लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स को आपको एक बार देख लेना है, आपके टॉपिक के साथ रिलेटेड। मेन टॉपिक आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट, तो उसी के साथ रिलेटेड आपको करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ का देखना है। ठीक है। एंड एनवायरमेंट में ओवरऑल एनवायरमेंट के बारे में कुछ, जैसे आप ले लोगे आर्यंत या फिर लूसेंट का, लूसेंट का बुक या फिर आर्यंत का ले लेना 2025 का एडिशन। ठीक है। उसी से आपको ये सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। आर्यंत में बहुत ज्यादा होता है, लूसेंट में टू द पॉइंट होता है और ये एग्जाम ओरिएंटेड होता है। तो आप लूसेंट का बुक ले सकते हो जीके के लिए। और कोई किसी के पास है तो आप कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन में भी आप जीके लास्ट 6 मंथ का भी आप देख सकते हो। ठीक है। इंडिया से एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में कौन सा एग्रीकल्चर में आता है, खरीफ फसल क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, कौन सा फार्मिंग कब होता है, किस टाइप का फार्मिंग होता है, ये एग्रीकल्चर के बारे में भी। कौन सी सीजनल एग्रीकल्चर कैसा क्या होता है, वैसे बेसिकली क्वेश्चन आता है। ये प्योरली एसएससी का जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसी टाइप का पैटर्न से आता है। ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स, बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे कि आईसीटी में अगर आपने पढ़ा है, नेट के अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप आईसीटी में पढ़ रहे हो, तो बेसिक कंप्यूटर अगर आपने पढ़ा तो ये टेक्नोलॉजी के बारे में आप आराम से बता सकते हो। एचटीएमएल क्या है, सीपीयू क्या है,
पॉपअप क्या है, ये सिंपल सिंपल, इसमें इतना हार्ड नहीं आता है, टेक्नोलॉजी आईसीटी का सिंपल क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो ये एक्चुअली पेपर 1 एंड पेपर 2 जो होता है आपका, पेपर 1 प्लस पेपर 2 टोटल 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो पेपर 1 100 मार्क्स का होता है एंड पेपर 2 100 मार्क्स का होता है, ये 100 मार्क्स एंड ये 100 मार्क्स। और इसका सबसे बेस्ट है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, नेगेटिव मार्किंग टोटली नहीं है। सो आप आराम से सारा सब्जेक्ट कर सकते हो, जितना आता है पहले कर लेना, जितना नहीं आता वो बाद में करना, पर सारा अटेंड करना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और पेपर 1 में जो आपका 100 मार्क्स है, ये क्या है, इसका 4 कैटेगरी है। एक है जनरल नॉलेज, और एक है न्यूमेरिकल एबिलिटी, और एक है रीजनिंग एबिलिटी, और एक है इंग्लिश, और एक है इंग्लिश। ठीक है। ये ईच में 25 मार्क्स होता है, ईच 25 मार्क्स है। हम जब प्रिपरेशन करते हैं हमें डिटेल्स अच्छे से पता होना चाहिए, इसमें 25 मार्क्स है, ठीक है। सो जनरल नॉलेज आप खुद पढ़ोगे, इधर बुक से या फिर ऑनलाइन में आप पढ़ सकते हो, और मैंने बता दिया स्पेशली आपको किस पे ध्यान रखना है। एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज, न्यूमेरिकल एबिलिटी जैसे कि 25 मार्क्स का होता है, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसीलिए आपको इसको डेली प्रैक्टिस की जरूरत है। इजी आता है, इतना डिफिकल्ट बैंकिंग जैसा डिफिकल्ट नहीं आता है, इस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पैटर्न में आता है, तो ये इजी है, मैथ इजी आता है, पर उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे कि एग्जाम में 200 मार्क्स से 3 आवर्स का है, 3 आवर मतलब कितना है, 180 मिनट्स, 200 क्वेश्चन 180 मिनट्स में आपको करोगे, तो आपको थोड़ा स्पीड बढ़ाना है। पेपर 2 का थ्योरेटिकल पार्ट आप जल्दी कर पाओगे, जीके आपको टिक लगाना जल्दी कर पाओगे, इंग्लिश को थोड़ा सोच के टिक लगाना कर पाओगे, पर मैथ एंड रीजनिंग थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना है। पर रीजनिंग सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोरिंग है, अगर रीजनिंग आप अच्छे से करते हो तो 25 से आप 25 स्कोर कर सकते हो। ये प्योरली बेस्ड ऑन आपका लॉजिकल थिंकिंग कैसा है, आपका एनालिटिकल पावर कैसा, उसी पर डिपेंड करता है। तो रीजनिंग अगर आप अच्छे से करते हो, यहाँ पे 25 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। और मैथ भी अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो 25 तो आराम से 20 क्लियर कर सकते हो। पर अगर आपका स्पीड अच्छा है, तो स्पीड नहीं है तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, तो थोड़ा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। और जीके के लिए आपको पढ़ना है बुक, और इंग्लिश के लिए आपको मैम पढ़ाएगी, अंकिता मैम आपको इंग्लिश अच्छे से पढ़ा देंगे, ठीक है। ये हो गया है। सो 200 मार्क्स के आपको 180 मिनट्स में आपको करना है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करना है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या आता है, जैसे कि 25 मार्क्स है तो इसी को हमें सारा टॉपिक को इन डेप्थ पढ़ना है। हम न्यूमेरिकल एबिलिटी में हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसी के साथ ही साथ शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे, ठीक है। कंसेप्ट बहुत जरूरी होता है, चीजों का फॉर्मूलाज और कंसेप्ट पर मैं ज्यादा चीजों का ज्यादा ज्यादा फॉर्मूला नहीं बताती हूँ आपको, एक एक फॉर्मूला बताती हूँ जिसी के बेस में आपको सारा चीज करना है। ज्यादा ट्रिक और ज्यादा कंसेप्ट फॉर्मूला से हमें कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम अगर हम न्यूमेरिकल एबिलिटी में पढ़ेंगे तो वो आपको रीजनिंग में भी काम आएगा। रीजनिंग में नंबर सीरीज आता है एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी नंबर सिस्टम आता है, ठीक है। एंड डेसिमल, डेसिमल्स को कैसे कैलकुलेशन करना है, डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन का रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फ्रैक्शन में नंबर के साथ कैसा रिलेशनशिप है, तो इसका हम कैलकुलेशन करके सॉल्व करेंगे। परसेंटेज, परसेंटेज का ये बहुत ही इजी है, आपको बेस बेस 100 लेके हर चीज को आपको परसेंटेज को कैलकुलेशन करना है, ठीक है। इसी का भी हम जैसे एग्जाम में पैटर्न आता है, हम उसी पैटर्न के हिसाब से इसको डिस्कस करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में आपको देखिए, जैसे कि मैथ इसमें 25 क्वेश्चन रहता है, तो मैथ को स्पीड करने के लिए आपको एक काम करना है, स्क्वायर का एटलीस्ट 50, मिनिमम 50 स्क्वायर आपको याद रख लेना है। बहुत ही इजी है, कैसे निकालते हैं मैं आपको क्लास में बता दूंगी, कैसे निकालते बता दूंगी, अगर याद नहीं है तो आप निकाल दोगे, पर याद रखने की कोशिश करोगे तो आपका थोड़ा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। और क्यूब, आपको एटलीस्ट 30 क्यूब याद रखना है, ठीक है। क्यूब इजी है, आप अगर 10 तक याद रखते हैं तो यूनिट इजी से 30 तक आप आराम से 100 तक कर लोगे, या जितना होता है आप याद रख सकते हो। 30 तक याद रखना नहीं होता तो 15 तक याद रख लीजिए, उससे आपका यूनिट डिजिट से और बाकी का क्यूब निकल जाएगा, ठीक है। और रहा टेबल, टेबल ट्राई कीजिए 25 तक याद रखने के लिए।
मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये सारा चीजें आपको जाकर बहुत सारा चीजों पे काम आएगा। आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका टेबल की जरूरत होगा, अगर टेबल याद नहीं है तो आप कैलकुलेशन स्लो हो जाएगा। स्क्वायर क्यूब जैसे कि आपका नंबर सीरीज में आता है, और कोई भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो स्क्वायर क्यूब का कोई नंबर होता है तो आप देखिए आपको पता चल जाएगा ये किसका स्क्वायर क्यूब हो रहा है, तो आप आराम से उसको कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और सिर्फ ये मैथ में नहीं, स्क्वायर क्यूब और टेबल याद रखने से आपको रीजनिंग का जो एनालॉजी टॉपिक है उसी में भी काम आएगा। रीजनिंग का सीरीज आता है, एनालॉजी आता है, तो उसी में बहुत सारा 3 to 4 एनालॉजी का क्वेश्चन पूछता है। एनालॉजी बेसिक बेस करके, आपका नंबर पे बेस करके, लेटर पे बेस करके, वर्ड पे बेस करके ये एनालॉजी पे क्वेश्चन आता है। सो आपको अगर ये याद रखोगे तो आपका मैथ एंड रीजनिंग दोनों में काम आएगा, ठीक है। तो मैं कैसे निकालते आपको बता दूंगी, पर आपको याद रखना है, अगर याद नहीं आता इनकेस तो आप कैसे निकालना वही निकालोगे, ठीक है। एंड टेबल को भी याद रखोगे ताकि आपका स्पीड थोड़ा फास्ट हो जाएगा। अभी 1 मंथ है, आप इसको रट्टा नहीं लगाना है, बस 10 मिनट एक बार देख लेना दिन में तो ये याद रह जाएगा। नॉर्मली हम लोग 100 तक इसको याद रखते थे, तो अभी इतना कुछ जरूरत नहीं है, 25 का ही वेटेज है। तो जैसे कि आपका नंबर सिस्टम में और रीजनिंग में, सीरीज में, एनालिज में काम आएगा, कैलकुलेशन फास्ट होगा, तो आप इतना चीजें को याद रख लीजिएगा, ठीक है। और मैं डिटेल्स में आपको स्क्वायर कैसे निकालते हैं एंड स्क्वायर रूट से वो किसका स्क्वायर कैसा होता है, क्यूब कैसा होता है, वो मैं बता दूंगी। एवरेज, एवरेज तो इजी है। एवरेज कैसे करना है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में आपका आता है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट का, मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन ये टॉपिक, ये बाकी सब टॉपिक आपने पढ़ा होगा यूजीसी नेट में, पर मिक्सचर एंड एलिगेशन का टॉपिक आपका यूजीसी नेट में नहीं था, ठीक है। तो हम मिक्सचर एंड एलिगेशन को भी पढ़ेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस ये भी आपका था यूजीसी नेट के टॉपिक में, पर वहां पे हम थोड़ा थोड़ा पढ़े थे, यहाँ पे हम थोड़ा और ज्यादा क्वेश्चन इसको प्रैक्टिस करेंगे। टाइम एंड वर्क, बेसिक अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ये अलजेब्रा, बेसिक अलजेब्रा मतलब बेसिक नॉर्मल कैलकुलेशन होता है, थोड़ा थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन होता है, हम उसको कैलकुलेशन करेंगे। तो बेसिक अलजेब्रा कैलकुलेशन करने के लिए आपको ये स्क्वायर क्यूब टेबल और कैलकुलेशन की जरूरत होता है। तो बेसिक अलजेब्रा के लिए भी आप कैलकुलेशन फर्स्ट होना बहुत जरूरी है। फैक्टर्स, हाइट एंड डिस्टेंस, एपी एंड जीपी सीरीज, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, इसका भी आपको जरूरत है, ठीक है। तो ये एपीजीपी का न्यू कॉन्सेप्ट है, आपका यूजीसी नेट में नहीं था, मिक्सचर एंड एलिगेशन का नहीं था, एंड अलजेब्रिक का नॉर्मल इसका भी इतना आता नहीं है। तो ये जितना भी न्यू कॉन्सेप्ट है और जितना भी रिपीटेड कॉन्सेप्ट है नेट के साथ सिमिलैरिटी है, हम सारा टॉपिक को डिटेल्स में कवर करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले आपको कुछ कुछ चीजें को अच्छे से याद रख लीजिएगा। ये सारा मैथ बहुत इजी आता है, टेंशन मत लीजिए, बहुत आराम से हो जाएगा, बस आपको कैलकुलेशन फर्स्ट करना है, अदरवाइज ये बहुत इजीली हो जाएगा। रीजनिंग क्या है, एग्जाम में हम जीके करते हैं, करंट अफेयर्स करते हैं, मैथ करते हैं, पर रीजनिंग क्यों करते हैं, क्योंकि जबकि हमारा एग्जाम होता है तो रिक्रूटर हमारा एनालिटिकल पावर, थिंकिंग पावर को टेस्ट करते हैं कि हम सिचुएशन पे कैसे डिसीजन लेते हैं। तो रीजनिंग बेसिकली क्या होता है, रीजनिंग एक प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग एक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड एनालाइजिंग होता है। और उसी प्रोसेस हम क्या करते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। किससे कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, एक गिवन फैक्ट और स्टेटमेंट रहता है, कोई भी फैक्ट स्टेटमेंट और कोई भी सिचुएशन को बेस करके हम उसको कैसे अच्छे से सोचते हैं, कैसे अच्छे से एनालाइज करते हैं, एंड उसी बेसिस पे हम कैसे कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। रीजनिंग सिंपल वही है, रीजनिंग बहुत ही इजी है, वो आपका लॉजिकल थिंकिंग, आपका एनालिटिकल पावर के ऊपर डिपेंड करता है। सो ये बहुत ही इजी है एंड मार्क्स स्कोरिंग है, अगर आप इसको अच्छे से समझ जाओगे तो आपका 25 से 25 आ सकता है, अगर आपको कंसेप्ट क्लैरिटी है। क्वेश्चन का पैटर्न कैसा भी हो, पर इसको आपका आपके थिंकिंग पावर पे डिपेंड करता है। सो बेसिकली कोई भी सिचुएशन फैक्ट को बेस करके हम उस पर सोच के थिंकिंग एनालिसिस करके कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है रीजनिंग। तो रीजनिंग में बेसिकली आपको कोई भी सिचुएशन दे देता है, कोई भी फैक्ट्स दे देता है, कोई भी स्टेटमेंट दे देता है, कोई भी पजल्स दे देता है, कोई भी डायग्राम दे देता है, तो उसी पे क्या करना है, आपको सोचना है, एनालिसिस करना है,
एंड कंक्लूजन ड्रॉ करना है और आपका आंसर निकल जाता है। ठीक है, तो इसमें एनालॉजी आता है। एनालॉजी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एनालॉजीज होता है, जैसे कि वर्ड का एनालॉजी होता है, नंबर का एनालॉजी होता है, लेटर का एनालॉजी होता है। नंबर का एनालॉजी मतलब जैसे कि कोई भी दो नंबर का दे देगा, उसी दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। वर्ड का दे देगा, दो वर्ड के बीच में क्या रिलेशनशिप है। या फिर लेटर का दे देता है, तो उन लेटर के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। तो एनालॉजीज में हम पढ़ेंगे। एनालॉजी थोड़ा आपको इसका ऐसे कोई पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशन नहीं है। अगर रीजनिंग में देखा जाएगा तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इन द सेंस, इसका आपको लॉजिक लगाना है, कौन सा लॉजिक आता है, बस इतना ही है। इसका कोई पर्टिकुलर रूल्स नहीं है, आपको लॉजिक देख के पता लगाना है। और सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, कोई भी आपको चीजें देगा उससे आपको सिमिलर डिफरेंस निकालना है। विजुअलाइजेशन करना है, कोई भी चीजें आपको दे दिया होगा तो आप उसको विजुअलाइज करके, कोई भी फिगर है उसको आपको निकालना है। प्रॉब्लम सॉल्व करना है, डिसीजन मेकिंग करना है। तो रीजनिंग का एक्चुअली बेसिकली, मैं रीजनिंग इसके जनरल इंग्लिश के बाद बताती हूँ इसका कैटेगराइज करके, ठीक है। जनरल इंग्लिश में नॉर्मल, मैम आपको डिटेल्स में पढ़ाएंगे जनरल इंग्लिश, ठीक है। तो मैम तो पढ़ाएंगे, तो मैं इसको आपको नहीं बताती हूँ। नॉर्मली इसमें आएगा आपका फिल इन द ब्लैंक्स, एरर रिकॉग्नाइज करना है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ना है, स्पेलिंग का डिटेक्शन करना है, मिसस्पेल्ड वर्ड रहेगा तो उसको आपको करेक्ट करना है, इडियम फ्रेजेस, और एक सेंटेंस रहेगा उसको वन वर्ड में सब्स्टिट्यूट करना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अगर एक सेंटेंस का वर्ड सब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकेट इधर उधर होगा तो आपको सेम पार्ट में लगाना है, ठीक है। सो ये और आरसी कंपरे रीडिंग कंपरेशन आप नेट में भी करते हो, इसी में भी है, ठीक है। सो रीजनिंग का मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ। एक मिनट। एक्चुअली रीजनिंग बेसिकली क्या है, सिंपल रीजनिंग एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड एनालाइजिंग और ड्राइंग कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स और इवेंट। कोई भी फैक्ट इवेंट और कोई भी सिचुएशन को बेस करके हम उसी को सोच के एनालिसिस करके जो भी कंक्लूजन निकालते हैं वो होता है रीजनिंग। और रीजनिंग बहुत इजी है, और डिपेंड करता है आपका एनालिटिकल पावर के ऊपर, आप कितना चीजों को समझते हो, कितना चीजों को अच्छे से एनालिसिस करते हो, ठीक है। तो रीजनिंग एक्चुअली टू टाइप्स का है। एक है वर्बल रीजनिंग, और एक है नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग जैसे कि सारा वर्ड्स लेटर्स को बेस करके जो रीजनिंग आता है वर्बल रीजनिंग होता है। नॉन वर्बल रीजनिंग जैसे कि आपका पिक्चराइज होता है, वो होता है नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। तो वर्बल रीजनिंग अगेन टू टाइप्स का है, एनालिटिकल और एक है लॉजिकल, ठीक है। सो ये टू टाइप्स का रीजनिंग होता है, एक एनालिटिकल होता है, एक लॉजिकल रीजनिंग होता है। तो एनालिटिकल लॉजिक में बेसिकली आप चीज को क्या करते हो, एनालिसिस करते हो। जो भी फैक्ट्स आपको डेटा गिवन होता है, उसी डेटा को आपको अच्छी से एनालिसिस करके कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है एनालिटिकल में। एंड लॉजिकल में क्या होता है, जो भी डेटा आपको गिवन होता है उसमें आपको लॉजिक लगाना होता है, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग में आपका आता है जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया, नंबर सीरीज, नंबर सीरीज और लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग,
क्लॉक, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, क्लॉक, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, मिसिंग टर्म, मिसिंग लेटर, मैथमेटिकल रीजनिंग, मिसिंग टर्म और लेटर एंड मैथमेटिकल रीजनिंग, एनालॉजी, ये सब क्या है। एंड आपका वेन डायग्राम, ये सारा चीजें आपका आता है एनालिटिकल रीजनिंग में। एंड लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है, लॉजिकल रीजनिंग में बेसिकली शिलोलिज्म, स्टेटमेंट एंड एज्यूप्शन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कॉज एंड कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड एज्यूम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट एंड स्टेटमेंट एंड एक्शन। ये जितना भी आपका लॉजिक बेस्ड में आता है, स्टेटमेंट बेस्ड आता है, उसमें आपको एज्यूम्पशन लेना है, कंक्लूजन लेना है, उसका एक्शन लेना है। ये सारा चीजें क्या है, आपको लॉजिक बेस्ड में आपको स्टेटमेंट देता है, आप लॉजिक लगा के आप उसका आंसर निकाल दो, ये होता है आपका लॉजिकल रीजनिंग। और एनालिटिकल में क्या है, आपको जो भी दिया है, जैसे कि नंबर सीरीज में क्या है, नंबर दिया है, आपको उसको एनालिसिस करना है, नंबर के साथ नंबर का क्या रिलेशनशिप है, तो उसको आपको क्या करना है, एनालिसिस करके उसका आंसर निकालना है। लेटर का बीच में क्या एनालिसिस करना है, क्या रिलेशनशिप है, कोडिंग डिकोडिंग, ये सब क्या है आपको एनालिसिस के बेसिस पे करना है। तो ये होता है एनालिटिकल रीजनिंग, ये है लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है। एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में आपका बेसिकली पिक्चराइज आता है, जिसको कि आपको लॉजिक के माध्यम से उसका कौन सा लॉजिक यहाँ पे बैठा देख के आप नॉन वर्बल रीजनिंग को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट है और सिलेबस में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जैसे कि कोई फ्रेशर है तो उनको लिए रीजनिंग नया है, तो मैंने रीजनिंग डिटेल्स में समझा दिया, और बाकी सब टॉपिक हम नॉर्मली मैथ, इंग्लिश और जीके नॉर्मली सब पढ़ते हैं। ठीक है। तो किसी को अगर कुछ डाउट है सिलेबस में तो पूछ लीजिए। नो मैम, नो डाउट। And आज हम इंट्रोडक्शन क्लासेस करेंगे, बेसिकली क्या करना है नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास से आपको एक टाइम शेड्यूल दिया जाएगा और उसी हिसाब से आपका क्लासेस होगा। जैसे कि अभी टाइम बहुत कम है, कम टाइम में 1.5 महीना, मतलब 1 महीना मान के चलिए, 1 महीना के अंदर हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आपको अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है, अच्छे से पढ़ना है, प्रैक्टिस भी करना है। बेसिकली आपको जीके डेली पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा, एक दिन में याद नहीं रहेगा, तो डेली बेसिस में आपको थोड़ा थोड़ा जीके पढ़ना है, और मैथ रीजनिंग आपको डेली से प्रैक्टिस करना है। अगर आपके पास कोई बुक होगा तो मैथ रीजनिंग का एसएससी पैटर्न का आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लास में मैं आपको उसका रूल्स रेगुलेशन क्या कैसे करना है बता दूंगी। अगर है तो आप उसको अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर लीजिए। एक चीज मुझे पूछना है, अगर आप डे टाइम में क्लास कर सकते हो तो हम ज्यादा क्लास कर लेंगे डे टाइम में, अगर आप अवेलेबल रहोगे तो हम डे टाइम में करेंगे, नहीं तो इवनिंग में करेंगे। मैम मैं अवेलेबल हूँ डे टाइम में करने के लिए क्लास। मैं क्लास के बाद आपको पोल दे दूंगी। पोल में देखते हैं कितने जन अगर रेडी होते हैं क्लास में, मतलब लाइव क्लास करने के लिए डे टाइम में, तो हम डे टाइम में करेंगे। तो क्योंकि 1 महीना है तो हम मैथ और रीजनिंग को ज्यादा टाइम दे पाएंगे। अदरवाइज इवनिंग में करेंगे तो थोड़ा वो, मतलब तीनों सब्जेक्ट का करना है तो टाइम कम होगा। ठीक है। तो आप उसी के हिसाब से आप लोग बता दीजिएगा, अगर आप रेडी होंगे तो हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे डे टाइम में, नहीं तो इवनिंग में करेंगे। ठीक है, 2 जन है। मैं क्लास के बाद आपको पोल दे दूंगी टाइमिंग का। बेसिकली डे टाइम में करेंगे तो 9 to 12:30 तक मैं फ्री रहती हूँ। 9 to 12:30 तक अगर आप लोग कोई अवेलेबल हो पाओगे तो हम देखेंगे, हफ्ते में 4 से 5 दिन क्लास कर लेंगे, तो 1 महीना के अंदर आपका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। अदरवाइज इवनिंग में करेंगे तो थोड़ा ज्यादा क्लासेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि पेपर 2 का भी क्लासेस होगा, पेपर 1 का मैथ रीजनिंग होगा, इंग्लिश भी होगा,
तो अकॉर्डिंगली वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? रीजनिंग क्या है, रीजनिंग का फुल फॉर्म क्या है बेसिकली? सिंपल रीजनिंग है, एक फैक्ट, फैक्ट को बेस करके हम उस पर कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एनालिसिस थ्रू थिंकिंग। तो उसी को बेस से हम रीजनिंग का फुल फॉर्म भी निकाल सकते हैं। 8 to 10 नहीं हो पाएगा, 9 to 10 हो जाएगा। 8 to 8:30, 8:30 तक मैं बिजी रहती हूँ, आफ्टर 8:30 हो पाएगा। 8:30 में नहीं हो पाएगा, आई थिंक 9 से ही हो पाएगा, क्योंकि मैं 8:30 तक बिजी रहती हूँ, तो 5-10 मिनट इधर उधर हो जाएगा। 9 से 12:30, 1 o'clock तक हो सकता है। ठीक है, देखते हैं, अगर सबका टाइम होगा तो करेंगे, नहीं तो इवनिंग को ही करेंगे, ठीक है। रीजनिंग बेसिकली क्या होता है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लॉजिक्स और आइडियाज। हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं हमारा लॉजिक को, आइडिया को। हम पहले रीजनिंग फिनिश करेंगे, उसके बाद मैथ करेंगे, ठीक है। रीजनिंग पहले फिनिश करेंगे क्योंकि रीजनिंग बहुत इजी है, जल्दी फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम मैथ करेंगे, तो प्रैक्टिस करेंगे। मैथ थोड़ा मतलब एग्जाम टाइम तक आपका प्रैक्टिस रहेगा, तो आप टच में रहोगे, भूलोगे नहीं। पहले मैथ कर लेंगे तो आप लास्ट तक भूल जाओगे। रीजनिंग में क्या होता है, आपको रिकंस्ट्रक्शन करना होता है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आइडियाज और लॉजिक। आपका जो भी लॉजिक है, आइडिया, उसको आपको रिकंस्ट्रक्ट करना, एनालिसिस करना चीजों को। ई पर क्या होता है, इवाल्युएशन ऑफ मेंटल एबिलिटी। यहाँ पे आपका मेंटल एबिलिटी का इवाल्युएशन होता है। ए पर क्या है, या aptitude का टेस्ट होता है, आपका स्किल कितना है, आप कितना कैपेबल हो चीजों को करने के लिए। एस पर क्या है, जो भी दिया है उसको अच्छे से स्टडी करना है, स्टडी। जो भी दिया है आपको फिर डेटा, उसको सही दिशा में, सही डायरेक्शन में उसको अच्छे से स्टडी करना है। स्टडी द कंटेंट, स्टडी थ्रू द करेक्ट अप्रोच। सही अप्रोच से चीजों को स्टडी करना है। ओ फॉर क्या है, ऑर्गेनाइज द पावर। आपका एनालिटिकल पावर को क्या करना, आपने जितना भी स्टडी किया उसको क्या करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे। फिर जितना भी आपने किया है उसमें नेचुरलिटी रहना चाहिए। मतलब जो दिया है आप उसमें कोई बायसनेस नहीं करोगे, जितना डेटा दिया है उसी के बेसिस पे ही आपको डेटा कंक्लूजन निकालना है। तो वहां पे नेचुरलिटी भी होना चाहिए। आई फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ आईक्यू। अगर आप ज्यादा रीजनिंग करते तो आपका क्या होता, आईक्यू इम्प्रूवमेंट होता है। और एन पर क्या होता है, नीटनेस ऑफ एनालिसिस। आप जो भी एनालिट करते हो वो क्लियर होता है, अच्छे से होता है, एनालिसिस नीटली होता है। एंड जी फॉर क्या है, गॉट अचीवमेंट। आपका फाइनली क्या होता है, कंक्लूजन मिल जाता है। कंक्लूजन मिलता मतलब क्या है, गुड टू गेट अचीवमेंट। यहाँ पे क्या होता है, गुड टू गेट अचीवमेंट, मतलब आपको इजीली आपका गोल मिल जाता है। गुड टू गेट योर गोल या फिर अचीवमेंट जो भी है। तो बेसिकली रीजनिंग होता है आपका रिकंस्ट्रक्शन करना, आपका आइडिया को, लॉजिक को इवालुएट करना है, आपका मेंटल एबिलिटी को, एप्टीट्यूड को टेस्ट करना है, आप कितना काबिलियत हो कामों को करने के लिए, स्टडीज करना है चीजों को अच्छे से सही दिशा में। एंड जो भी आपने पढ़ा उसको ऑर्गेनाइज करना है। एंड जितना भी आपने किया है उसको नेचुरल होना चाहिए, बायसनेस नहीं। जितना फैक्ट्स दिया है आपको, रीजनिंग में बेसिकली एक फैक्ट्स देता है, सिचुएशन देता है, उसी के बेस में आपको नेचुरलिटी करना है।
एंड ज्यादा रीजनिंग करने से क्या होता है, आपका इंप्रूवमेंट होता है आईक्यू का। एंड एनालिसिस को नीटली करना है और फाइनली आपका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है। सो एग्जाम में रीजनिंग क्यों होता है, ताकि आपका कैपेबिलिटी, आपका एप्टीट्यूड को टेस्ट किया जाता है, आप सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कितना कैपेबल हो। मैथ को क्यों किया जाता, ताकि आप कितना कैलकुलेशन स्पीड है आपका, आपका कैलकुलेशन देखने के लिए मैथ होता है। इंग्लिश देखते हैं आपका, इंग्लिश में आप कितना फ्लुएंट हो। और जी के आप करंट सिचुएशन के साथ आपका जनरल नॉलेज कितना है, आपका नॉलेज कितना है, आप अपना सराउंडिंग के बारे में कितना जानते हो, उसके लिए जीके होता है। और रीजनिंग इसलिए होता है ताकि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाते हो। ठीक है। यस मैम। और मैम ये साइट पे जो है, मतलब जो हमने कोर्स लिया उसमें टेस्ट कब अपलोडेड होंगे? जैसे जो टेस्ट है वो, और जैसे टेस्ट डेट में आपका, था हमने लिया था तो हाँ हाँ, इसका एक्चुअली अभी फर्स्ट है ना, तो आपका आफ्टर 15 डेज आपका टेस्ट अपलोड हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम 15 डेज के बाद ही अपलोड होगा, क्योंकि अभी हम लोग कंटेंट आपको जैसे जैसे पढ़ाया जाएगा उसी स्टडी नोट्स एंड कंटेंट रिकॉर्डिंग स्टडी नोट्स सब अपलोड हो जाएगा अभी। ठीक है, स्टडी नोट्स सारा यूनिट का आपका स्टडी नोट्स अपलोड करेंगे, रिकॉर्डिंग अपलोड करेंगे, एंड उसी के साथ साथ आपका मॉक टेस्ट भी अपलोड कर लेंगे। किसी को कुछ पूछना ओके है तो मैम। पूछ लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट टाइम से हम बेसिक से पढ़ेंगे सारा टॉपिक का, मैथ एंड रीजनिंग का। तो पहले हम रीजनिंग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैथ करेंगे। ठीक है। इन बिटवीन आपको मैथ का जैसे कि मैंने कहा कि टेबल पढ़ना है, 25 तक टेबल पढ़ना है, एंड स्क्वायर मिनिमम 25 तक याद रख सकते हो तो रख लीजिए। एंड क्यूब अगर 30 तक होता तो बहुत अच्छा, नहीं तो 15 तक क्यूब का याद रख लीजिए। एंड रीजनिंग के लिए आपको नंबर A to Z का नंबरिंग, A to Z का नंबरिंग, इसका अपोजिट का नंबरिंग अगर याद है तो अच्छा है, नहीं तो मैं क्लास में उसका A to M फिर उसको N से अपोजिट में लिखना है, मैं उसका आपको ट्रिक बता दूंगी क्लास में। ठीक है। और बाकी हम रूल्स कैसे क्या सॉल्व करना हो क्लास में पढ़ लेंगे। क्लास में मैं आपको सारा चीज का ट्रिक बताऊंगी ताकि आपका टाइम सेव होगा। एनी डाउट, अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो हम क्लास को यहाँ पे मीटिंग एंड करते हैं। अगर नहीं पूछना तो एंड कर लेंगे, किसी को पूछना था पूछ लीजिए। ओके। ठीक है, तो आज तो हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास से जब क्लास होगा मैं आपको दे दूंगी, आपका ग्रुप में मैं आपको लिंक मतलब पहले से नोट बता दूंगी कि कब क्लास होगा, किस टाइम में क्लास होगा। क्लास के बाद मैं आपको एक पोल दूंगी, आप पोल पे टाइम का दे दीजिए कि किस टाइम पे आप लोग अवेलेबल है, डे या फिर इवनिंग। डे में होगा तो ज्यादा क्लासेस होगा, इवनिंग में होगा तो थोड़ा कम क्लासेस होगा। ठीक है, तो आप दे दीजिएगा पोल में, फिर उसी अकॉर्डिंग हम टाइम स्लॉट बुक कर मतलब टाइम शेड्यूल कर लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्लासेस भी होगा। ठीक है। और आपके पास अगर कोई भी बुक है या फिर है तो आप थोड़ा प्रैक्टिस भी करिए, क्योंकि प्रैक्टिस की बहुत जरूरी है अभी। हम तो क्लास में पढ़ाएंगे, आपको ट्रिक बताएंगे, पढ़ाएंगे, मॉक टेस्ट भी होगा। उसी के साथ साथ अगर आप कर सकते हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अभी 1 महीना है, जल्दी से हमें सारा चीज को कवर करना है। ठीक है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। थैंक यू मैम। गुड नाइट थैंक यू एवरीवन। मैम।